हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव और मयूरेश जोशी जुड़ रहे हैं। सर्वेंद्र, क्या आपको लगता है कि बुल्स थक रहे हैं? प्रदीप जी, अभी तो शुरुआत है। अगर आपको याद हो, हम लास्ट वेडनेसडे जब मिले थे बुधवार को, तो हमारी यही बात हुई थी कि कुछ भी करें, इस मार्केट को गलती से शॉर्ट नहीं करें। और हम तो तेजी में ही हैं और हम तेजी एडवोकेट करेंगे। 7450 7500 तो इस लेग का इमीडिएट टारगेट है, तो वहां तक तो मंदी सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बट या 7450 7500 के आसपास थोड़ा सा मुनाफाखोरी बोलिए या थोड़ा सा रेजिस्टेंस बोलिए, वो आने का डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। बट आई थिंक ये जो मूव है 7450 7500 की तरफ चल पड़ा है। देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल सही है और हमने भी बजट के दिन सबको खरीदारी की ही सलाह दी थी। लेकिन जो लोग अब 200 300 400 पॉइंट के मुनाफे पे बैठे हैं, आपकी बात मानकर मुनाफा आज भी पकड़े रहें और कल 100 पॉइंट नीचे हो जाए, तो आपको नहीं लगता वो डर नहीं है? नहीं, देखिए, अब इमीडिएट कोई जो ट्रेडिंग कर रहा है और जो ट्रेडर्स हैं जिनका 2 से 3 दिन का होराइजन है, उनके हिसाब से तो मार्केट के टारगेट्स आ गए हैं। बट मैं जो थोड़ा सा, अगर मैं खाली 2 हफ्ते के लिए भी बोलूं आपको, अगले 2 हफ्ते के लिए निफ्टी 7500 से ऊपर भी जा सकता है। तो और ये जो माहौल अब जो बना है, जो सेटअप्स टेक्निकली बने हैं, ये सालों में कई सालों में एक आध बार बनते हैं। अगर ये उस तरह का सेटअप है तो ये 2 साल की तेजी है। यहां से जो शुरुआत हुई है 2 साल की तेजी है। ओके, मयूरेश, इनफैक्ट जो बात हम आज कर रहे हैं वो ये है कि सारे के सारे मार्केट्स एक साथ बॉटम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी निफ्टी ने बॉटम बनाया, बैंक निफ्टी ने, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन डाउ ने भी एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाते हुए देखा। और शेयर बाजार से बाहर निकलिए, रुपया, सरकारी बॉन्ड, ये सभी एक साथ बॉटम बनाते हुए या टॉप बनाते हुए नजर आए हैं रेस्पेक्टिवली, और हर तरफ मजबूती देखने को मिल रही है। क्या आपको भी इससे कॉन्फिडेंस बनता है कि अब हमने जो गिरावट देखनी थी देख ली और पूरे भरोसे के साथ खरीदारी करनी चाहिए? आफ्टरनून प्रदीप जी, आई थिंक क्लियरली जो बजट का एक रिस्क था, इवेंट रिस्क, दैट इज लार्जली ओवर। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ परस्यू करने की चाह रखी है, मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स की जो कल तेजी आई थी मोर और लेस वाज विद द एक्सपेक्टेशंस की जो आरबीआई पॉलिसी रहेगी वो अकोमोडेटिव रहेगी और यू कैन एक्सपेक्ट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कट्स टू कम थ्रू। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर री रेटिंग होनी चाहिए मार्केट्स की, वहां पे सुधार देखने नहीं मिल रहा है और वहां पे Q4 में भी सुधार देखने नहीं मिलेगा। लार्जली आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स सबड्यूड ही रहेंगे और केपेक्स साइकिल की अगर हम बात करें तो आई थिंक दैट इज स्टिल लुकिंग लो। एक सवाल मयूरेश आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगा इसी पे। देखिए, पिछले साल का जो बजट पेश हुआ है, यानी इस साल का जो बजट पेश हुआ है, वहां पर 7% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बताई है सरकार ने। अगले साल के लिए 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की है। क्या आप मानते हैं कि ये होगा? और अगर होगा तो क्या अगले साल सारे नतीजे पहले तिमाही से हो या दूसरी तिमाही से हो, वो कहना मुश्किल है, लेकिन जब हम 6 महीने बाद या 9 महीने बाद मिलेंगे तो हम ये कहेंगे कि मार्च में बॉटम था? हो सकता है प्रदीप जी, एंड अगेन आई थिंक यू आर वर्किंग विद प्रोबेबिलिटीज, राइट, कि एक बुल सिनेरियो बनाते हैं आप, एक बेस। मैं कह रहा हूं, आपको सरकार के बजट पे भरोसा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल, जैसे हमने कहा, आई थिंक जो रेवेन्यू एस्टिमेट सरकार ने निकाले हैं, आई थिंक इनपुट इट वाज लोअर बिट लोअर देन व्हाट वी हैड एस्टिमेटेड। क्योंकि अगर हम सेस की बात करें जो एडिशनल 0.5% आ रहा है, हमें लगता है इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस कैन बी मच लार्जर, डायरेक्ट टैक्स अजम्पशंस पे भी लिटिल बिट लोअर देन व्हाट वी हैड अज्यूम। तो मुझे लगता है आई थिंक जो टैक्स कलेक्शंस की बात है वहां पे आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट लोअर देन व्हाट वी हैड एस्टिमेटेड। थोड़ा स्पेक्ट्रम पे आउट्स पे आई थिंक वी आर स्टिल रेजिंग आवर क्वेश्चन मार्क्स जो गवर्नमेंट ने किया है ऑफ अराउंड 96,000 ऑड करोड़। लेकिन जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आई थिंक इट इज मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट। जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा अनुमान से कम है, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक द गवर्नमेंट विल फाइंड इट आई थिंक a little bit tough to beat the 3.5% अगर कुछ एक दो चीजें वहां हो जाती है। इंस्टेंस आई थिंक इफ द रेवेन्यू कलेक्शंस आर लोअर देन एस्टिमेटेड, अगर डाइवेस्टमेंट टारगेट मीट नहीं होती, या कहीं ना कहीं आई थिंक जो बोरिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का है वहां पे आई थिंक थोड़ी अचकल या दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एम्बिशियस प्लान्स है। आई होप द गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल। आई होप देयर इज लॉट ऑफ रेन दिस टाइम अराउंड, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन डिमांड आएगी रूरल साइड पे और जो थ्रस्ट है गवर्नमेंट की बजट में रूरल स्पेंडिंग की तरफ, दैट गेट्स अ बूस्ट। एंड डेफिनेटली यस, जैसे इनपुट कॉस्ट का रिडक्शन हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है जो लो बेस बनाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर FY16, FY17 के अर्निंग्स काफी बेहतर लगने लगेंगे। तो यस, आई थिंक बॉटम कहना बहुत मुश्किल होगा मार्केट का, कहां हुआ है नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर हम चलते हैं तो मुझे लगता है जो सरकार ने बजट दिया है बहुत बैलेंस्ड है। एंड इफ आई थिंक
think that things go right in terms of monsoons, in terms of RBI policy, and in terms of earnings picking up. मुझे लगता है I think we are in for a very good bull market over the next 2 to 3 years. But I think that will have to wait at least for a quarter or two. सर्वेंद्र, आप एक बार क्रूड और रुपए के चार्ट पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि वहां पे बॉटम बने हैं या नहीं ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे जो कुछ दर्शकों ने सवाल भेजे थे उनके जवाब दे देते हैं। राकेश बंसल ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। पहला सवाल था VRL लॉजिस्टिक्स पे, जो हमारे व्हाट्सएप पे आया था। राकेश बाई कॉल दे रहे हैं, 390 के टारगेट 345 पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। टाटा एलेक्सी दूसरा स्टॉक, बाई कॉल यहां पर भी दी है राकेश ने, 1742 के टारगेट के स्टॉप लॉस सुझाए, माफ कीजिए। 1928 यह है लेवल जो टारगेट के तौर पर वो आते हुए देख रहे हैं। तो यह है राकेश की राय इन दोनों पे। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, 70 45 22 4 बार 0, 70 45 22 और 4 बार 0, यह है हमारा नंबर। आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, हम लगातार आपके सवालों के जवाब देते रहते हैं। तो सर्वेंद्र, आपके पास अब आएंगे, बताइए क्या ये कह सकते हैं आप कि क्रूड ने भी बॉटम बनाया है और रुपए ने भी एक टॉप बना लिया है, वहां भी रिवर्सल है? नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, रुपए पे ही तो स्ट्रांग व्यू था हमारा जब हम लास्ट भी मिले थे। रुपी को देख के ही तो ये लग रहा था कि निफ्टी में अब ज्यादा कुछ बाकी नहीं है और जो भी है वो 1-2 दिन की वॉलेटिलिटी और इवेंट के साथ खत्म हो जाएगा, और तकरीबन वैसे ही लग रहा है। आपके एक पहले सवाल का भी जवाब दे दूं, जो लोग ऑलरेडी ये पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि फ्यूचर्स पे 7299 के स्टॉप लॉस से खड़े रहें, तो एक 40 पॉइंट का एक प्रॉफिट में से ही लॉस हो सकता है, बट एक स्टॉप लॉस टेल करके रखें और इस मूव में से जितना निचोड़ सके उतना निचोड़ने की कोशिश करें। 7450 के आसपास अगर किसी ट्रेडर को बुक करना है तो वो एक करेक्ट लेवल होगा बुक करने के लिए, वहां पे निफ्टी बुक करें। रुपी क्लियरली हमारा टारगेट 66 का है अब यहाँ से, एट 5 सेंट्स वी बिलीव कि अब ये मूव 66 और 65-80 और 66 तक ये मूव नीचे जाएगा। तो नेक्स्ट 15 दिन और 1 महीना तो डेफिनेटली रुपी के पीछे ही निफ्टी में एक 8 से 10% की तेजी और हो सकती है। और क्रूड देखिए, एमसीएक्स क्रूड अब यहाँ पे दो धारी तलवार हो गई। अगर आप एमसीएक्स क्रूड कर रहे हैं, ब्रेंट या नाइमेक्स की बात कीजिए। नाइमेक्स क्रूड का तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है। अब 27-28 के नंबर्स अगर कभी रिविजिट हुए भी तो वो शायद 1-8 घंटे के लिए कभी हो जाएं तो हो जाएं पैनिक में, बट मेरा मानना यह है कि अब क्रूड आपको 30 के नीचे ट्रेड करता ज्यादा दिन दिखेगा नहीं, और मेरे हिसाब से अब ये पुल बैक आपको 45 से 52 की रेंज तक ले जा सकता है। उतना बड़ा बॉटम क्रूड में WTI के प्राइसेस में उतना बड़ा बॉटम मेरे को दिखता है। ओके, तो सारे बाजार इस वक्त ये संकेत दे रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं बॉटम बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे दिखाई दिया है वो है दरअसल बैंक निफ्टी। अगर आप देखें निफ्टी बैंक में पिछले करीबन 5-6 सालों की पूरी चाल आप देखिए, पूरी रिकवरी देखिए, जो 8000 से 21000 तक गया था, उस पूरी रिकवरी में यानी 8000 से 21000 के बीच तकरीबन जो 12-12.5 हजार पॉइंट की तेजी देखी थी, उसको हमने 2/3 8000 पॉइंट के आसपास तक गंवाया। इतने डीप करेक्शन मयूरेश बहुत रेयरली आपको मिलते हैं बड़े दिग्गज शेयरों के अंदर, जो हमने इस बार मार्केट में बैंक शेयरों में आते हुए देखे। अब पिछले 2-3 दिनों में जो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं बजट के अंदर और बजट के बाहर, क्या आप तेजी के साथ और बड़े क्वांटिटी से बैंकों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं मयूरेश? क्लियरली आई थिंक जब मार्केट्स गिर भी रहा था तो मेरी राय यही थी कि आई थिंक एक 15% इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आई थिंक जितने रिजल्ट्स आए हैं, जितनी क्लीनिंग अप चल रही है बैंक की बैलेंस शीट्स में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक 1 more quarter टू से द लीस्ट। तो मुझे लगता है आई थिंक ये नोन फैक्ट्स है मार्केट के लिए, जितना एक्सेस प्रोविजनिंग कर रहे हैं, जितनी क्रेडिट कॉस्ट में इंक्रीज आ रही है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक इज समथिंग दैट आई विल स्टिल लुक एट, और PSUs में आई थिंक स्टेट बैंक इज समथिंग दैट आई विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। दूसरी बात, आई थिंक जो ये नए नॉर्म्स आए हैं, बेसल नॉर्म्स जो RBI ने नई डायरेक्टिव्स इशू की है, डेफिनेटली आई थिंक एक इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स बीइंग मूव्ड फ्रॉम CET2 टू CET1, और आई थिंक काफी मैनेजमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ने यही दर्शाया है कि एटलीस्ट 100 बिप्स इज समथिंग दैट दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। कैपिटल शोर अप होती है और जब जरूरत पड़ती है क्रेडिट एक्सपेंशन की, जो आज दिख नहीं रही है, लेकिन अगर 2 से 3 क्वार्टर में रिवाइवल आती है इकोनॉमी में एंड एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैव दैट डिमांड कम थ्रू, मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ काफी सब्सटेंशियल होगी, कैपिटल होगी बैंक के साथ, एंड दे डू नॉट हैव टू गो फॉर सब्सटेंशियल इक्विटी डाइल्यूशन जो काफी डाइल्यूटिव हो सकता था शेयर्स के लिए। तो मुझे लगता है सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक स्पेस में स्टेट बैंक। आई थिंक दिस इज द स्पेस दैट वी आर लैकिंग। ओके, लेकिन इस बीच एक स्टॉक देखिए जहां पे तेजी से गिरावट आती हुई दिख रही है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, करीब 6% नीचे अब आ चुका है। वॉल्यूम अगर आप देखें आज M&M के काउंटर पे तो वो भी काफी ज्यादा होंगे।
औसत से दुगने से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं अब तक। बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है। मयूरेश, जो डाउनग्रेड आया उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है क्या? बिल्कुल मार्केट को अंदाज़ा नहीं था? ये हरिद्वार प्लांट की बात तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मैनेजमेंट ने बताई थी पहले। ये बिल्कुल बताई थी, लेकिन आई थिंक जो एक 100 बिप्स का एक मार्जिन में एक सॉफ्टनेस की हम जो मैनेजमेंट ने उम्मीद दी है, आई थिंक इट वाज अ लिटिल बिट लार्जर देन व्हाट लॉट ऑफ पीपल वर एस्टिमेटिंग। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जो आई थिंक उनके हरिद्वार प्लांट से आता है, आई थिंक बोलेरो और 3 व्हीलर आउटपुट, दैट इज ऑलमोस्ट 12% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। तीसरी बात, जो एक ईपीएस अनुमान लगा के बैठे हैं लोग ऑफ अराउंड 64-65 रुपीज़, वहाँ पे एक थोड़ा हिट आ सकता है। चौथा, आई थिंक जो इंक्रीजेज हुए हैं, आई थिंक डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए आई थिंक इवन ऑन एमएनएम, क्योंकि डायरेक्टली पास थ्रू होती है इधर इन टर्म्स ऑफ द टैक्स ऑन डीजल व्हीकल्स या एसयूवीज पे। लार्जली मुझे लगता है आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड कर रहा था पहले और जो अब कर रहा है, आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस इन टर्म्स ऑफ हाउ अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू पैन आउट FY 17 के एस्टिमेट के हिसाब से पे, स्पेसिफिकली आफ्टर द हरिद्वार प्लांट। तो मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस कंटिन्यू होगा और उस पर एक मार्जिन इंपैक्ट भी आ सकता है। सो मार्जिन ऑफ अराउंड 13.8-13.9% का जो हम अनुमान लगा रहा था FY 17 में, दैट कैन सॉफ्टन बाय अराउंड 40 बिप्स, अराउंड 13.3-13.4 के आसपास आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक अपसाइड अभी भी है स्टॉक में 10-11%, बट क्लियरली आई थिंक विद द सॉफ्टनेस दैट द मार्केट इज गोइंग थ्रू राइट नाउ स्पेसिफिकली फॉर एमएनएम एंड इन रिलेशन टू द न्यूज, सॉफ्ट को आई थिंक एक बार के लिए कंसोलिडेट होने दीजिए लो लेवल पे, बट आई डू नॉट सी अ मैसिव अपसाइड। आई थिंक एक 12 से 13% की अपसाइड में देखता हूं फ्रॉम द करंट लेवल्स। सर्वेंद्र, क्रेडिट स्विस ने कहा है एमएनएम बेच के मारुति ले लीजिए, क्या चार्ट को देखते हुए आप सहमत हैं? मारुति तो डेफिनेटली लेने को बोलूंगा, एमएनएम बेचना चाहूंगा कि नहीं, पेयर ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, बट मारुति डेफिनेटली लेना चाहूंगा, एमएनएम बेचना नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट एमएनएम भी करीब 1050 की रेंज में भी यहाँ से एक 8-9% की अगर एक घटाव आ जाता है तो करीब 1050 के आसपास में, तो एमएनएम बिल्कुल लेना चाहूंगा। अगर शॉर्ट टर्म किसी को पेयर करना है तो कर सकता है। अगर आप पेयर मुझे पूछ ही रहे हैं तो मैं एक आपके पुराने सवाल के हिसाब से एक पेयर देना चाहूंगा, और वो बहुत ही बढ़िया पेयर है मेरे हिसाब से इस समय, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में पेयर। एक क्लासिकल रेशियो है निफ्टी बैंक निफ्टी का लास्ट 1.5 साल से, कि करीब जो रेशियो 2 के पास आता है तो वहां से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना शुरू करता है और करीब 2.3-2.4 के आंकड़ों तक जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक 4% का आउट परफॉर्मेंस 2 दिन में हो गया है बैंक निफ्टी का निफ्टी से। सो बैंक निफ्टी बाय करें, रूपी न्यूट्रल, मतलब सेम अमाउंट, सेम रूपी न्यूट्रल, सेम वैल्यू का निफ्टी बेचे और उसको 3 महीना होल्ड करें। मेरे हिसाब से ये 3 महीने में निफ्टी बैंक निफ्टी रेशियो में आपको कम से कम 8 से 9% पेयर में 3 महीने में 8 से 9% का गेन एक निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ट्रेड को समझ लें, बैंक निफ्टी खरीदना है और निफ्टी बेचना है, रूपी न्यूट्रल ट्रेड बिठाना है। ओके, तो ये है तरीका अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं कम रिस्क के साथ, निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी लॉन्ग करके ट्रेड कीजिए। रिस्क कम होगा आपके लिए लेकिन मुनाफा अच्छा आएगा, लेकिन 3 महीने का नजरिया आपको लेकर चलना होगा। और इस बीच मेरी सहयोगी हर्षदा भी जुड़ गई है मेरे साथ। गुड आफ्टरनून हर्षदा। हाय प्रदीप। और मिड कैप काउंटर्स पर मेन नजर गई है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है इंडेक्स में काफी ज्यादा जोश। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी को आप बीट नहीं कर सकते, लेकिन छोटे काउंटर्स में काफी ज्यादा हरकत और इंडेक्स 12,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप बैंक्स में काफी ज्यादा इजाफा है, लेकिन मिड कैप बैंक्स के आगे आप अगर देखें एक जो सेक्टर चमक रहा है वो है मिड कैप फार्मा कंपनियां। ऑर्किड फार्मा 6.5% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। स्ट्राइड्स साशून में हमने 11% की तेजी। ये फिलहाल वो काउंटर्स है। मॉपेन लैब भी इसमें आप जोड़ सकते हैं जिसमें एक 5% का अपर सर्किट लगा है। आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, ये स्टॉक्स है जिसमें हम देख रहे हैं काफी इंटरेस्ट आता हुआ। और टाइम एंड अगेन हमने देखा है इन काउंटर्स में खरीदारी आ रही है। मयूरेश, फंडामेंटली अगर आपने कुछ पोजीशन लेनी हो, शाशून, स्ट्राइड्स शाशून या फिर ऑर्किड फार्मा, क्या एक मौका है? क्योंकि ऑर्किड फार्मा काफी दिनों बाद फिर से रेडार पर आया और इसमें खरीदारी होती दिखाई दी है। क्लियरली अगर मिड कैप फार्मा में हर्षदा जी चूज करना ही है तो आई थिंक आई स्टिल रिमेन विद ऑरबिंदो फार्मा। मुझे लगता है आई थिंक जितनी इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो एक 15 से 20 इंजेक्टेबल्स की एक इनकी इच्छा है कि अप्रूव हो जाए इन द नेक्स्ट 2 years, हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ARV में मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, कहीं ना कहीं इनकी जो एक्विजिशंस एक्टिविस्ट और नेटरोल आर वर्किंग इन देयर फेवर। तो मुझे लगता है आई थिंक बोथ ऑन दी फॉर्मुलेशन बिजनेस एज वेल एज ऑन डोमेस्टिक बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। 80% और मोर इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मुलेशन सेल्स इटसेल्फ। और जैसे इंडिया एप्लीकेशंस अप्रूव होते जाएंगे आई थिंक मुझे लगता है इंक्रीमेंटली EPS एक्रीशन भी आएगी। तो मुझे लगता है अगर आई हैव टू पिक एंड चूज विद मिड कैप फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा ही मेरी एक पसंदीदा शेयर रहेगी।
तो औरबिंदो फार्मा एक पिक रहेगी, हालांकि वो स्टॉक आज थोड़ा सा खामोश जरूर है, दूसरे छोटे काउंटर्स में ज्यादा एक्शन आता हुआ। एक टेक चेक अगर सर्वेंद्र आप दे सके ऑर्किड या फिर स्ट्राइड साशून पर, अगर एक ट्रेडर ने सुबह में लिया है और 11% के रिटर्न्स अब मिल रहे हैं स्ट्राइड साशून में, एग्जिट का मौका है या नहीं? देखिए फार्मा में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंडेक्स इटसेल्फ है, मैं इंडेक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कमेंट ना करते एक इंडेक्स पे कर देता हूँ। इंडेक्स में करीब तकरीबन 6 से 8% की बढ़त इंडेक्स में होगी, बट ये मान के चले कि फार्मा इंडेक्स में इटसेल्फ एक ये पुल बैक हो रहा है। सो चाहे वो औरोबिंदो हो, चाहे वो स्ट्राइड्स हो, चाहे वो कोई और भी फार्मा स्टॉक हो, तो उसमें कुछ मीडियम टर्म स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी, एक शॉर्ट टर्म बाउंस है। 6 से 8% और बाकी है इंडेक्स में, इंडेक्स कर सकता है। साथ में स्टॉक्स में भी, स्टॉक्स जो हाई बीटा है वो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ से 15 और 20 दिन की अवधि में फार्मा से वापस से प्रॉफिट्स बुक करके निकलना चाहिए, क्योंकि फार्मा और आईटी जब रुपया स्ट्रांग होने वाला है तो फार्मा आईटी विल डेफिनेटली अंडर परफॉर्म और दे माइट सफर ऑल्सो। तो वो नीचे भी गिर सकते हैं, एटलीस्ट मार्केट को परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, ये तो एकदम क्लियर व्यू है हमारा। यहाँ से अंडर परफॉर्मर रहेंगे और 15 दिन का बाउंस है, उसमें जितना खड़ा रहना है 15 दिन खड़े रह लें, बट 15 दिन के बाद फार्मा स्टॉक से निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके और आइए इस बीच आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पे जो सवाल आ रहे हैं उन पर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। कुछ सवालों के जवाब दिए हैं इंडिया इन्फोलाइन के प्रीतेश मेहता ने। अशोक लेलैंड पे एक सवाल पूछा गया था और प्रीतेश कह रहे हैं तेजी कीजिए, 98 का टारगेट 91.50 पे लगाइए एक स्टॉप लॉस। इसके बाद आईडीएफसी बैंक पे सवाल पूछा गया और यहां पर भी तेजी की कॉल है, 52 के टारगेट और 46 पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह प्रीतेश ने इस पर भी दी है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा नंबर है 704522 और 0000 यानी 704522 और 4 बार 0। आप नंबर आसानी से याद कर सकते हैं और कभी भी हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम लगातार आपके सवालों के जवाब देते हैं। और अब हमारे साथ जुड़े हैं बाजार के दिग्गज अभय आयमा। अभय स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार मूड है, बिल्कुल पार्टी चल रही है बाजार में और इससे बेहतर मौका आपसे बातचीत करने का शायद ही कभी मिले। क्या लगता है 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट निफ्टी, 1000 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स बजट के बाद 3 दिन के अंदर क्या दिखा ऐसा? नहीं देखिए, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ख़राब थी, ओवरसीज सेलिंग थी काफ़ी टाइम से, और बजट से पहले आई थिंक अगर 15 दिन या 1 महीने का टाइम लिया जाए, दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द शार्पेस्ट फॉल प्री बजट। तो वो भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। और फिर मुझे लगता है काफ़ी हद तक लोग कन्विंस थे कि कैपिटल गेन्स पे थोड़ा कुछ बदलाव आएगा। ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो उसकी वजह से भी वो नहीं हुआ। बाकी सब जब डिटेल में लोगों ने बजट पढ़ा तो इतना मतलब कुछ जो भयानक नज़रिया दिख रहा था वैसा कुछ नहीं दिखा। सो आई थिंक इट्स अ रिएक्शन टू दैट, कपल्ड विद द फैक्ट कि कल एग्रेसिव बाइंग हुई है फंड से, लॉन्ग टर्म फंड से, और डोमेस्टिक बाइंग तो चल ही रही थी। इफ द मार्केट इज सोल्ड आउट इन शॉर्ट सोल्ड पोजीशन तो वन वुड एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ रैली। लेकिन अभय यहाँ पर सवाल फिर ये है कि ये जो रैली देखने को मिली है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, क्या यह आगे जारी रहेगी? फंड्स की ओर से खरीदारी हो रही है, फंडामेंटली ऐसा कुछ तो आया नहीं है बजट में जिससे ओवरऑल हमारी स्टोरी बिल्कुल बदल जाए, हम एक्सट्रीम बुल साइड पर आ जाएं। क्या आपको लगता है ये टिकाऊ है तेजी? देखिए, फंडामेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जो लेवल हो रही थी 7000 के नीचे वो होना चाहिए था। अगर आप एक साल में देखें तो मे बी एक्सुबरेंस था, पहले वो एक्सुबरेंस पीटर डाउन हो गया, बट आई थिंक देन इट वेंट इनटू अ वेरी नेगेटिव। जितना डर मार्केट में था वो शायद ही मैंने पिछले 5-10 साल में देखा होगा। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फेयर साइकोसिस। तो आई डोंट थिंक द फंडामेंटल्स चेंज। जब मार्केट नीचे जा रहा था द फंडामेंटल्स हैव चेंज्ड बजट के आने से। बजट के आने से फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। हाँ, बट एक मेरा मानना ऐसा है कि आई थिंक मे बी द रेट एट विच द गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग, द रेट, स्पीड may not be very palatable, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो it's not big bang, dynamic, announcement based, actual जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हो रहा है, जितना मेरा इंटरेक्शन होता है कॉर्पोरेट्स के साथ। और आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि दिस इज़ आफ्टर ऑलमोस्ट, उससे पहले ये सरकार आने से पहले 5 साल ऑलमोस्ट इनएक्शन था। देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द इकोनॉमी। तो आई थिंक फंडामेंटली अगर आप पूछें कि आगे स्कोप है मार्केट बढ़ने का, डेफिनेटली यस।
technically in the short term, depending upon fund flows, that will determine the short term trend. But fundamentally, barring any international setback, I think India is in a I continue to believe India is in a very sweet spot in terms of growth, in terms of foreign reserves, in terms of inflation, in terms of interest rates. So all macro बहुत ही अच्छी oil, बात for कही example, आप सबसे कह रहे हैं बड़ी सरकार बिना शोर शराबे के काफी अच्छा काम कर रही है। बाजार आमतौर पे ऐसी कंपनीज को रिवॉर्ड करता है और लंबी अवधि में वो वेल्थ क्रिएटर साबित होती हैं ऐसी कंपनियां जो शोर शराबे की जगह काम करें। तो क्या सरकार के इस काम का फायदा इवेंचुअली इक्विटी इन्वेस्टर को भी मिलेगा? ये सवाल आपसे हम जानेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। हर रोज 3 बजे हम निफ्टी की कॉल लेते हैं। देखते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। यहाँ पर सबसे पहले राय वैशाली पारेख की लेकर आते हैं स्क्रीन पर। प्रदीप जो कह रही है तेजी में ही रही है, 7400 का टारगेट वैशाली ने दिया है और स्टॉप लॉस जो उनका है वो 7250 का है। ये फिलहाल वैशाली पारेख की राय है। ये और सिमी की भी राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और सिमी भौमिक भी मानती है कि 7400 तक बाजार जाएगा और उनका जो स्टॉप लॉस है वो 7290 का है। यानी कि दोनों ही हमारे जानकार तेजी की राय दे रहे हैं। सर्वेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र, वही क्विकली निफ्टी में क्या सलाह है आपकी? नहीं, सलाह तो वही है, वापस रिपीट करूंगा। 7450 7100 के टारगेट्स हैं। जो ऑलरेडी लॉन्ग करके चल रहे हैं वो 7194 का स्टॉप लॉस लगा लें। जिनको अभी भी ट्रेड करना है वो भी 7194 का स्टॉप लॉस लगा के 7450 75 के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, 7400 7450 के टारगेट के लिए अभी निफ्टी में ट्रेडर्स तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। अभय आईमा से हम चर्चा कर रहे हैं। अभय, जैसे प्रदीप ने मेंशन किया कि जो कंपनियां फोकस होकर शांति से अपना काम करती हैं वो अपने निवेशकों को रिवॉर्ड करती है और आपने कहा सरकार भी उसी लाइन पर काम करती आई है जो आपके इंटरेक्शंस हैं। तो क्या अगर इस समय कोई इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाता है 5 साल के नजरिए से उसको दमदार रिटर्न्स मिलेंगे, जो रिवॉर्ड्स है वो शेयर धारकों के हाथ आएंगे? अगर आपका दमदार का मतलब है 15 to 17% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस ओवर 5 years, year on year, हाँ, दैट पॉसिबिलिटी इज वेरी मच देयर। आई टोटली एग्री विद जो प्रदीप कह रहे थे कि ये एक इफ इंडिया वाज अ स्टॉक देन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक। तो इसमें शॉर्ट टर्म ब्लिप्स शुड बी इग्नोर्ड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन। फिर वो उसके लिए टेक्निकल्स हैं, चार्ट्स हैं, जो मतलब हर दिन आप सुबह शाम सुनते रहते हैं। बट अगर वेल्थ क्रिएशन करना है, एंड इफ आई वाज टू लुक एट इंडिया एज अ स्टॉक, इफ आई वाज अ वर्ल्ड इन्वेस्टर, आई वुड पुट माय मनी देयर। चलो, तो भारत में पैसा आप बजट में भी देख लीजिए। आई थॉट वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग्स इन द बजट कि प्रेजेंटेशन में जितना, और ये सरकार में हमेशा ये मेरे को लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस, मे बी बिकॉज इट इज न्यू टू पावर, कि जितना वो कर रहे हैं कल का बजट लेके भी, उतना प्रेजेंटेशन में आई हैव सीन प्रीवियस बजट प्रेजेंटेशंस वेयर द प्रेजेंटेशन इज फार ग्रेटर देन द कंटेंट। बट आप सिंपल सी चीज लीजिए, पहली बार मतलब कोई भी, हालांकि फिजिकल डेफिसिट मेंटेन किया, इधर अ फॉरेन, हर बजट में प्रीवियस गवर्नमेंट्स यू वुड हैव अ क्वेश्चन मार्क कि भाई ये नंबर कैसे आएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो उन्होंने बजट फिजिकल डेफिसिट का नंबर दिया है, इट लुक्स लाइक अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी कि भाई ये कहां से करेंगे ये। एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि वो स्पेक्ट्रम सेल पे 94,000 करोड़ का, बट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि वो जो लास्ट ईयर का जो और ईयर ऑन ईयर जो सेल हुआ है उसका एक क्रेडिट भी आएगा। सो द नंबर्स आर वेरी वेरी रिलायबल। So if I was to pick a weakness, I would say that the presentation was not as powerful as it could have been, but content was very good. चलिए, कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और शायद उसी पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अब सबसे ज्यादा एक्शन जो हमने देखा है वो बैंकिंग काउंटर्स में आया, क्योंकि शायद ये पहले पूरा सेक्टर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था। सभी की अब उम्मीद है आरबीआई की ओर से रेट कट आएगा, लेकिन आरबीआई ने जो कल शाम को कदम उठाए हैं ज्यादा कैपिटलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, अभी ऑन द राइट ट्रैक? क्या हम कहेंगे अब यहाँ से जो भी दिल टूटे थे बैंक्स में पैसे लगा के, वहां पर अब स्थिति थोड़ी सी मलहम लगती हुई दिखाई देगी और रिटर्न जरूर मिलेंगे इस स्पेस से? देखिए, देयर वाज अ प्रॉब्लम और इज अ प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली एज फार एज द मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स गो। तो वो एक समस्या। बट हर चीज एक स्टॉक मार्केट का ऐसा है कि हर एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव एट अ सर्टेन प्राइस। तो आई थिंक
इवन इफ यू विद दैट प्रॉब्लम बिल्ट इन, जो वैल्यूएशन हो गई थी किसी भी पैरामीटर से देख लीजिए, बुक वैल्यू से देख, मतलब कोई भी आप पैरामीटर लगाइए, इट वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो, हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू आर डिस्काउंटिंग दैट फॉर द प्रॉब्लम, बट यू आर ओवर डिस्काउंटिंग फॉर दैट प्रॉब्लम। तो कुछ हद तक मेरे को लगता है, यू नो, इफ यू सी लास्ट 15, प्रेशर मस्ट बी वेरी हाई फॉर एनपीएस, बिकॉज लास्ट एटलीस्ट द क्लीन अप हैज हैपेंड, द पोजीशन इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच इज, वो वाइट वॉशिंग नहीं हो रहा है, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। अभय कह रहे हैं कि शायद ये सही समय आ गया है और लीपापोती नहीं की जा रही है, जो फैक्ट्स है बैंकिंग सिस्टम के वो सामने हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश सरकार की जरूर है। साथ ही साथ आरबीआई भी काफी ज्यादा हरकत में आ गया, इसीलिए हमने देखा है बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इस बीच कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर अच्छा खासा तेजी का रुझान है। हैथवे केबल उनमें से एक है, करीब 12-13% का इजाफा इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे धीरे धीरे करके रियल एस्टेट काउंटर्स में भी इंटरेस्ट आया है। आज डीएलएफ फिर अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। आपके साथ स्क्रीन पर HDIL, इंडिया बुल्स रियल जैसे काउंटर्स भी लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा पिछले 2-3 सत्रों में खरीदारी हुई है। ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग पर जोर दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कोई ऐसी कंपनी जिसको फायदा मिलेगा मयूरेश, या फिर ये प्ले जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था बजट के दिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का ही है? क्लियरली आई थिंक बेनिफिशियल इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए हैं स्पेसिफिकली फॉर न्यू हाउसिंग, जो इंसेंटिव्स लाए हैं, जो सिक्योरिटाइजेशन पे टैक्स रिलीफ मिला है, आई थिंक काफ़ी कंपनी बेनिफिट हो सकती है। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में अगर हम देखें तो LIC हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड वन ऑफ माई टॉप पिक्स, लेकिन लिवान हाउसिंग, कुछ हद तक आई थिंक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन के बिजनेस में आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन। तो आई थिंक ए फ्यू कंपनीज विल डेफिनेटली बेनिफिट। जैसे डिमांड की आई थिंक आउटलुक सुधरती है और बढ़ती जाती है, जैसे एडवांसेस बढ़ेंगे, इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, मुझे लगता है निम्स और स्प्रेड्स भी इंप्रूव होंगे, जो एक डेफिनेट इंपैक्ट लाएंगे रिटर्न रेशियोज पे। सो यस, एज अ स्पेस काफी बुलिश है हम, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड विद इन दिस स्पेस आई थिंक LIC हाउसिंग और दीवान हाउसिंग इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू लाइक। ओके, तो यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में डेफिनेट फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अब आप मेंशन कर रहे थे कि शायद जो लीपापोती नॉर्मली होती थी पहले बैंक्स के लॉसेस को छुपाने के लिए, वो नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में फिर जो कोर वैल्यू दिख रही है PSU बैंक्स में, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, क्या निवेशकों को यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बेयर करके पैसा लगा देना चाहिए? शायद NPS का प्रॉब्लम 1-2 और क्वार्टर्स चले, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी में ये काउंटर्स रिटर्न दे पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज आई थिंक द वैल्यूएशन वाज बीटन डाउन टू मच, इतना बुरा हाल भी नहीं था। और मैं जैसा कि कह रहा था, पिछले 15-20 दिनों में देख रहा हूँ काफ़ी लोग, अगर आप रिसेंट वो सीमेंट डील देखें या उससे पहले एक और, पीपल आर सेलिंग डाउन एसेट्स, रीस्ट्रक्चरिंग इज हैपनिंग एंड बैंक्स आर बीइंग पेड बैक। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम है, और अच्छी बात यह कि प्रॉब्लम रिकग्नाइज की गई है, सबके सामने लाई गई है, विच इज़ थैंक्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द गवर्नर, जो मतलब बिल्कुल उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे टाइम पे देन यू विल बी एबल टू एड्रेस इट बेटर। और द रीज़न वाई आई थिंक द रैली इज़ देयर, बिकॉज वैल्यूएशन कुछ ऐसा किया था कि वो शायद बैंक मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं या एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उतना बुरा हाल नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर एक और एंसिलरी सवाल है जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि रेट कट के लिहाज से अब क्या उम्मीद रहेगी? जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जो हम फिस्कल डेफिसिट की भी बात कर रहे थे, वो टारगेट्स मीट कर लिए हैं, तो क्या एक रेट कट बनता है? हमने कई सारे ब्रोकर से एक पोल करवाया और यहाँ पर जो स्थिति निकल कर आई है, इस समय 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ये 60% जनता कह रही है, ये इतना फैक्टर इन हो चुका है बाजार में, और 25 बेसिस पॉइंट का लगभग 40%। अगर आपने वो कॉल लेना हो कि आरबीआई गवर्नर कितना रेट कट करे, या फिर अगर ये आपके हाथ में हो, वो क्या आंकड़ा रह सकता है? 0.5% का या फिर 0.25% का? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होगा कि रेट कट होने से ओवरनाइट फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं। द बेसिक सिचुएशन, डिमांड पिकअप, इंटरेस्ट, जो कंपनीज का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन, फिर एक्सपेंशन, ऑल दोस थिंग्स मैटर। सो रेट कट टू दैट एक्सटेंट इज अ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल बूस्टर, इफ बिकॉज ऐसा नहीं है कि रेट कट आज हो और कल से आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो दैट हैज टू बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन। यस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंटिमेंटल डिफरेंस एंड आई एग्री विद दैट।
If I was to look at it, I belong to the school of view ki I think between inflation and interest rates, if I have to, I would go for lower interest rate in our economy. But definitely that is not the view of the I think the current Reserve Bank of India. And so मेरे को लगता है कि rate cut होगा, but I am not so sure it will be 50 basis point. It could be more like given the conservative approach that has been up till now, and maybe rightfully so. वो बड़े जानकार आदमी है, world wide recognized economics है, तो मेरा view कुछ माने नहीं रखता है. But I think probably I would go more with the majority कि it would be more like 25 basis point. शुक्रिया अब हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो इंतजार बाजार को जरूर उस रेट. Although I think 50 basis point is doable. जी, thank you. It is definitely doable. इसीलिए हमारा पोल भी वो कह रहा है कि 60% लोग कह रहे हैं कि वो अचीव हो सकता है, वो कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आरबीआई गवर्नर क्या सोच रहे हैं और फाइनली क्या वो अनाउंसमेंट आता है. बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए. बाजार पर अभय कह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म स्टोरी भारत की अब मजबूत होती जरूर दिखाई देगी. बजट एक इवेंट था, लेकिन यहां से आगे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा. लेकिन रेट कट के लिहाज से कंसोलिडेशन पर, फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस जरूर है गवर्नमेंट का, और उसके बाद आरबीआई के लिए दरें घटाने का अच्छा मौका है. सुन लेते हैं दिग्गज जानकारों की क्या राय है. मीटिंग के वक्त करना है तो वो मीटिंग के वक्त करेंगे. आई थिंक ये अगर मार्च में हो गया तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो जाऊंगा. मेरा मानना है कि कोई ज़रूरत नहीं है आरबीआई को आज या कल मीटिंग करके एक रेट कट करना, लेकिन अप्रैल में आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है, और 3.5% का जो फिस्कल टारगेट है उससे आई थिंक आरबीआई का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है. आरबीआई को रेट कट कर सकती है. मैं नहीं समझता हूँ कि आरबीआई अप्रैल तक वेट करेगी, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ टर्न पहले भी पॉलिसी रेट कट किए हैं, और हो सकता है कि 0.5% कट करें, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और डाउन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जो 3.5% की फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ही अचीवेबल है. और ऐसा देखते हुए रिजर्व बैंक का मुझे लगता है कि रेट कट करेगी और जल्दी करेगी. हमारी ये मानना है कि अब इंटरेस्ट रेट कट रिजर्व बैंक की ओर से एकदम इमिनेंट है, और इनफैक्ट वो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट देता है कंपनियों के प्रॉफिट में. सो आई थिंक द बिगेस्ट आउटकम इज दिस कि बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट खुश हैं, और उससे इक्विटी मार्केट भी इवेंचुअली खुश होगा. तो रेट कट का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, और बाजार भी उसी उम्मीद में. हमने देखा अच्छे खासे गेंस दिखा रहा है. बैंक निफ्टी 664 अंकों की तेजी के साथ इस समय कारोबार करता हुआ. कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज की तेजी में बात नहीं बन रही. एमएनएम की हमने बात की 5% का नुकसान, लेकिन आप देखिए कोल इंडिया भी अब बिकवाली के घेरे में आता हुआ. आईटीसी पर भी दबाव बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. आईटीसी को लेकर कल काफी ज्यादा बुलिश एनवायरनमेंट था, लेकिन टेक्निकली क्या यहाँ पर फंसेगा सर्वेंद्र, क्या साइंस मिल रहे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स तो उसके खराब हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है. थोड़ा सा सप्लाई डेफिनेटली लास्ट एटलीस्ट 10 क्वार्टर से उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई रहा है 350-400 के जोन में. तो वो जोन तो नहीं निकलता दिख रहा. मुझे नहीं लगता कि 330-340 के ऊपर ये स्टॉक जाके टिक पाएगा अभी फिलहाल. जब तक वो नहीं है होता तब तक मेरे ख्याल से ये थोड़ा मीडियम टर्म वीक काउंटरों में से है, और ये करीब वापस से अपने लोज रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है. कुछ एक महीना 3 महीने की अवधि अगर रखेंगे तो ये 280-270 के जो लोज थे वो एक बार रिटेस्ट होंगे, तब शायद एक बार लेने का मौका, इसमें अच्छा एक लेने का मौका बनेगा. ओके, तो उन लोस पर दोबारा अब पैसे लगाए जा सकते हैं. आईटीसी आज फिर से थोड़ी सी बिकवाली के घेरे में आता हुआ. कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा इंटरेस्ट बना हुआ है. फिनटेक एक काउंटर है, 8% से ज्यादा के गेन्स इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जहां पर वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है आज, और ये काउंटर भी लगभग 6% तक की तेजी दिखाता हुआ. एविएशन कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन 5.5% ऊपर. बाकी का पैक भी आपकी स्क्रीन पर लाते हैं. जेट और स्पाइस जेट, यहाँ पर स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी खासी गेन्स. जेट कोशिश कर रहा है लगभग 1% तक की तेजी में आने के लिए. स्पाइस जेट 3% ऊपर है. मयूरेश, क्या आपकी कॉल है इस समय इन काउंटर्स में कुछ तेजी की पोजीशन लेने की?
नहीं, क्लियरली अगर हम देखें तो जैसे प्राइस मूवमेंट हुई हर्षद जी, आई थिंक नंबर्स भी आई थिंक काफ़ी सपोर्टिव थे। जेट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, स्पाइस जेट के नंबर्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर लास्ट 3 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं। पैसेंजर लोड फैक्टर्स में सुधार देखने मिल रहा है। ATF प्राइस कट की वजह से जो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है वो शायद सस्टेन हो जाए अगर क्रूड प्राइसेस यही लेवल या यही रेंज में रहे। इंटरग्लोब एविएशन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन, लेकिन जो दिक्कतें हमने देखी थी, जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट पंचअप हुए थे, A320 नियोज की जो डिलीड डिलीवरी आएगी उसमें आई थिंक मार्केट्स ने एक बॉटम ये दिया था, तो उसकी वजह से आई थिंक एक नेगेटिव रिएक्शन दिखी थी स्टॉक पे। एविएशन पॉलिसी आनी है और 520 रूल पे आई थिंक जो क्लैरिटी आएगी, आई थिंक आई वेट फॉर दिस पॉलिसीज टू कम थ्रू। अर्शद जी, इफ आई एम अ फ्रेश इन्वेस्टर, आई थिंक मैं वेट करूंगा पॉलिसी के लिए, पॉलिसी की फाइन गाइडलाइंस क्या है, एंड देन आई प्रॉब्ली टेक अ कॉल। सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वेट एंड वॉच रखूंगा मैं एविएशन स्टॉक्स में। ओके, चलिए अब वक्त है BTST कॉल का। देखते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं। प्रीतेश मेहता के साथ शुरुआत करेंगे, हेड टेक्निकल रिसर्च इंडिया इन्फोलाइन के। प्रीतेश की राय है खरीदारी की भारत फौज में, स्टॉप लॉस 780 पे, टारगेट 810 के। इंटरग्लोब एविएशन पे भी इन्होंने एक BTST कॉल दिया है, 858 पे स्टॉप लॉस लगाएं और 896 के टारगेट के साथ आप तेजी कर सकते हैं। हिमांशु शर्मा की राय, जो ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के टेक्निकल जानकार हैं, उनका मानना है बाय REC, टारगेट यहाँ पर 167 का, स्टॉप लॉस वो 161 रुपये 50 पैसे पर लगाएंगे। साथ ही NCC में भी तेजी की सलाह आ रही है, 72 के टारगेट के लिए आप तेजी करेंगे, 6580 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह इनकी है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर्वेंद्र, आपकी क्या कॉल रहेगी? देखिए, लेना तो बहुत कुछ है, बट सीमेंट एक स्पेस अच्छी लग रही है, लेकिन ACC उसमें चल गया है। अंबुजा अभी उतना चला नहीं है, तो अंबुजा में वैसे भी हमारा लॉन्ग कॉल ओपन है। सो अंबुजा बिल्कुल लेना चाहूँगा BTST कॉल के लिए। 199 का टारगेट रखूंगा, 191.90 का स्टॉप लॉस रखूंगा अंबुजा सीमेंट में। और दूसरा जो मैं लेना चाहूँगा, थोड़ा सा ऑड स्टॉक है, बट वोल्टास थोड़ा ज़्यादा पिट गया था, बट 247 के टारगेट्स और 238.90 का स्टॉप लॉस, आई थिंक ये 2 BTST कॉल मैं आज लेना चाहूँगा। ओके, तो ये हुए BTST कॉल्स। आज तेजी के मूड में है हमारे एक्सपर्ट्स, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो हम देख रहे हैं, बाजार हालांकि अपने दिन के हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है, अभी वहीं पे ट्रेड करते हुए 7371-72 का लेवल दिख रहा है। निफ्टी में करीब 22 पॉइंट का डिस्काउंट बन चुका है। बजट के दिन यानी 29 फरवरी को 20 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा था, तो प्रीमियम से डिस्काउंट तक आने का क्या मतलब है जब 500 पॉइंट की तेजी हुई है? आइए जानते हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल, बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए, डिविडेंड टैक्स जो लगाया गया था बजट में, और उस दिन ही हम ये पॉइंट उठा रहे थे कि ये डिविडेंड टैक्स वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1 अप्रैल के बाद जिन किसी इन्वेस्टर्स को, जो इंडिविजुअल है, HUF है, उन्हें अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो उन्हें एडिशनल 10% टैक्स और देना पड़ेगा सरकार को। जाहिर सी बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल का काम है जो 10 लाख रुपए सालाना ज़्यादा या उससे ज़्यादा डिविडेंड लेते हैं। अब उसके चलते बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो मार्च के महीने में डिविडेंड दे सकती है, बड़ा डिविडेंड दे सकती है, जिनके पास कैश है। अब वो कंपनियां अगर पहले डिविडेंड देती तो 10% की टैक्स बचेगी उनके शेयर होल्डर के लिए, और उस लिहाज से ये डिविडेंड इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब लोगों के लिए ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कंपनियां डिविडेंड देगी, लेकिन निफ्टी में जब भी प्रीमियम होती है उसमें एक एडजस्टमेंट डिविडेंड का हमेशा होता है। तो ये जो निफ्टी का प्रीमियम 20 पॉइंट का था, 20 से 25 पॉइंट का बजट के दिन, वो आज घट के अच्छा, कल भी प्रदीप 7 पॉइंट का प्रीमियम था जब हम क्लोज हुए, आज 22 पॉइंट का डिस्काउंट है। यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 42 से 45 पॉइंट वैसे ही नीचे हो गया। इसका मतलब साफ है कि बाजार में वायदा कारोबार के ट्रेडर्स और कैश मार्केट के इन्वेस्टर्स ये मानकर चल रहे हैं कुछ तो ऐसी कंपनियां होंगी जो मार्च के महीने में बड़ा डिविडेंड देगी। मसलन हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, आज 6% स्टॉक ऊपर है और कैश मार्केट में इसका भाव 55 रुपए ऊपर चल रहा है, वायदा कारोबार में नीचे है। जनरली होता क्या है, वायदा कारोबार में ऊपर ट्रेड करता है स्टॉक, कैश मार्केट में नीचे होता है। इतना फर्क इसीलिए मार्केट कहीं कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है ये कंपनी ऐसी है जो डिविडेंड दे सकती है। सन टीवी ने अभी घोषणा की कि वो 14 मार्च को डिविडेंड के लिए बैठक करेंगे। वहां आप देखिए 6 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, स्टॉक 5% ऊपर है। तो जहां जहां बाजार को थोड़ी भी भनक लग रही है कि ये स्टॉक डिविडेंड दे सकते हैं मार्च के महीने में, वहां ये बड़ा एक्शन हो रहा है। ये मुद्दा हमने कल ही जोर शोर से उठाया था। तो इसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए, अगर हमारी जैसे रिसर्च टीम ने वो पूरी लिस्ट निकाली है कि जहां पर प्रोमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा है, TCS हो, विप्रो, बॉश, HUL जैसी कंपनियां,
उनमें शायद हम देखेंगे ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी कुछ बैठकें हो सकती है जैसे सन टीवी ने आज अनाउंस किया है। पूरी संभावना है। इसके लिए अब कौन से शेयर कौन सी कंपनियां डिविडेंड दे सकती है, उसके लिए 2 फॉर्मूला लगाने होंगे। पहला तो है कि जहां प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा डिविडेंड का टैक्स अगर किसी को भरना पड़ेगा तो प्रोमोटर्स होंगे। लेकिन इसमें सरकारी कंपनियों को मत गिनिए, क्योंकि जहां सरकार की हिस्सेदारी, सरकार पर ये डिविडेंड टैक्स लागू नहीं होगा, तो कहीं आप ये जाकर सारी सरकारी कंपनियां की कोल इंडिया या एनएमडीसी या फिर जो सारे सरकारी बैंक के बड़ा डिविडेंड रखते हैं वो मत खरीद लीजिए, क्योंकि सरकार को 10% एडिशनल टैक्स नहीं देना है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे शेयर होल्डिंग होती है और वो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्टी होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स दूसरे प्रमोटर्स पर लगेगा। तो पहली बात तो ये देखिए कौन सी ऐसी कंपनियां जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 50%, 60-70% के आसपास है, वो कैंडिडेट है। दूसरी बात जो देखनी है, इमीडिएटली इनमें से वो कौन सी कंपनियां जिनके पास कैश पड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिविडेंड देने के लिए आपको पैसा तो चाहिए नगद, तो जिन कंपनियों के पास नगद पैसा है वही डिविडेंड दे पाएंगी। तो ये अब इस अगले 2 हफ्तों के लिए बड़ा एक्शन वाला पॉइंट रहने वाला है प्रदीप, और यहां मुझे लगता है लोगों के लिए बड़ी कमाई के मौके होंगे। अब इसमें दिक्कत एक होती है, कई लोग ये मानते हैं कि जब डिविडेंड आ जाएगा तो भाव तो एडजस्ट होकर नीचे आना ही है, आएगा भी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो फिर आपको अभी से ट्रेड लेकर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो या जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो, आप इंतजार मत कीजिए डिविडेंड लेने का, आपका पैसा पहले ही बन जाएगा, निकल जाइए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, टैक्स फ्री डिविडेंड कमाना चाहते हैं और स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, जाहिर सी बात है अच्छी होगी, तभी वो इतना फास्ट इतना बड़ा डिविडेंड दे पा रहे हैं, तो उसे होल्ड भी करें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। ओके, तो एक अच्छे डिविडेंड की उम्मीद में आप यहाँ पर ये ट्रेड्स होते हुए देख रहे हैं। शुक्रिया अनिल आपका। और आइए अब देखते हैं एनसीडीएक्स पर सोने का भाव इस वक्त क्या चल रहा है। शेयर बाजार में तो पूरी तेजी है, लेकिन एनसीडीएक्स गोल्ड पे आपको दबाव दिखाई दे रहा है। इसमें रुपए का भी बड़ा हाथ होगा, क्योंकि रुपए में जो मजबूती आई है उसके चलते भारतीय बाजारों में सोना और दूसरे इंपोर्टेड कमोडिटीज के दाम कम हुए हैं। ट्रेडर्स डिमांड प्रदीप लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि ढेर सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं और गति जो आज हल्का सा बढ़त दिखा रहा है आधे % तक की, उसमें हिमांशु की राय है कि बिकवाली करके चले। 101 का टारगेट इन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस 111 पर लगाए, ये फिलहाल राय है हिमांशु की ओर से। और गोदरेज कंज्यूमर जो लगभग 1% ऊपर है, उसमें तेजी की पोजीशन आप अब भी ले सकते हैं। 1340 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1225 पर लेने की सलाह है। आप भी हमें मैसेज कीजिए, हम हमारे जानकारों से बात करके आपको बताएंगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए स्टॉक में। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, जहां पर आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। और आइए लौटते हैं बाजार की तरफ। अब आखिरी के 6-7 मिनट बाकी हैं। दिन के हाइस के काफ़ी करीब मार्केट क्लोजिंग की तैयारी में आखिरी मिनटों में जो कुछ रफ्तार दिखाने वाले शेयर्स हैं, पीसी ज्वेलर्स देखिए करीब 3-4% का स्विंग और आया है, वॉल्यूम औसत से 75% ज़्यादा। टाइटन एक और स्टॉक होगा इसी सेगमेंट का जिस पर नज़र रखनी चाहिए, काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखा है इसमें आते हुए। मयूरेश, जब ज्वेलर्स स्ट्राइक पे हैं और उनको लगता है कि बजट दरअसल इंडस्ट्री के खिलाफ है, तो इन शेयरों में तेज़ी क्यों आ रही है? या तो ज्वेलर्स की शिकायत गलत है या फिर जो शेयर के ट्रेडर्स हैं वो कहीं गलती कर रहे हैं? क्लियरली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आई थिंक कंटिन्यू रहेगा। लास्ट टाइम में मैंने कहा था, और जैसे नए डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे गए हैं, या जो ड्यूटीज़ बढ़ी हैं उसकी वजह से स्ट्राइक पे गए हैं, मुझे लगता है कि कुछ हद तक आई थिंक जो सरकार काम करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स एंड कंप्लायंस, आई थिंक थोड़े नाखुश है। बट मुझे लगता है जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है कंपनियों का कहीं ना कहीं आई थिंक इज स्टिल अंडर लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेन, इसलिए आई थिंक ये सेक्टर पर लार्जली आज भी हमारा कॉल न्यूट्रल ही रहेगा। चलिए न्यूट्रल कॉल, लेकिन ट्रेड के लिहाज से पीसी ज्वेलर्स में जो फाइनली एक पुल बैक आ रहा है, सर्वेंद्र, उस पे क्या कॉल रहेगा आपका? देखिए ये स्टॉक को मैं बहुत रेगुलरली तो फॉलो नहीं करता हूं, बट और थोड़ा सा इलिक्विड भी है, बट ओवरऑल आई थिंक बाउंस अच्छा है और 380-385 तक वापस जा सकता है, बट उसके बियॉन्ड तो इस पर कोई खास व्यू नहीं है। ओके, लेकिन ये अब वायदे बाजार में आ चुका है, तो मेरे ख्याल में सर्वेंद्र आपको उसको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा उन बाकी 7 स्टॉक्स 5-6 स्टॉक्स के साथ। लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में इस समय दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को में हम देख रहे हैं लगभग 6% तक का एक पुल बैक आता हुआ, जहां पर अच्छी खासी हरकत तेज़ी की ओर आती हुई दिखाई दी है। बाकी मेटल कंपनियों में सेल मेरे रडार पर था, जहां पर भी हमने देखा 5% से ज़्यादा के गेंस। टाटा स्टील को भी स्क्रीन पर लेकर आते 4.5% ऊपर, फिलहाल ये भी काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर सर्वेंद्र क्या राय रहेगी, क्या आज जाते जाते तेजी की पोजीशन रखना ठीक है?
आप टाटा स्टील के लिए पूछ रहे हैं? टाटा स्टील, हिंडाल्को या फिर सेल, इनमें से कोई आपको पसंद? नहीं, मुझे तो मेटल्स तो पूरा पैक ही पसंद है मेटल्स का, और टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, इन सब में हमारे बाय ट्रेड्स है। एज अ डिस्क्लेमर ऑल्सो, जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, तकरीबन सभी स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। सो इट इज सेफ टू अज्यूम कि हमारा इंटरेस्ट है। बट यस, मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 5 सेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू है। मेटल्स में आपको मल्टीबैगर्स मिलेंगे। अगर आपको मल्टीबैगर्स ढूंढने हैं तो हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये 3 स्टॉक लार्ज कैप्स में हैं जो आगे चल के 3 से 4 साल में मल्टीबैगर्स बन सकते हैं, बड़े मल्टीबैगर्स बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मल्टीबैगर्स अगर हैं चार्ट के मद्देनजर तो मेटल्स में साफ दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी कंपनियां इस बीच, टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 5% ऊपर था, अभी वो काउंटर 4.5 से 5% तक की तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मूव है। सर्वेंद्र कह रहे थे कि शायद टेक और फार्मा में एक शॉर्ट टर्म 15 दिन की तेजी है, लेकिन टेक महिंद्रा में क्या आपको भी लग रहा है मयूरेश ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस ही है, या फिर मौजूदा भाव से स्टॉक में कुछ और दमदार रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि रुपये वीक होगा ऐसी तो संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है, रुपये मजबूत होगा ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है इस समय। नहीं, क्लियरली आई थिंक जैसे नंबर्स आए थे हर्षिता जी, आई थिंक थोड़ा सॉफ्टनेस रह सकता है क्योंकि मेजर कंपोनेंट 52% स्टिल ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन बिजनेस से आता है, जो थोड़े आई थिंक दिक्कत से जा रहा है, गुजर रहा है, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट इवन ऑन द ग्लोबल स्केल। टॉप दैट अप आई थिंक जैसे आप रुपये की बात कर रही है, आई थिंक डेफिनेटली एक हेडविंड करके पोज होता है। बट आई थिंक जो टेलविंस है, जैसे क्लाइंट विंस है, जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे, मुझे लगता है जनरली IT सेक्टर के लिए आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 years अर्निंग ग्रोथ शुड बी क्वाइट रीजनेबल। हमारे खुद के अनुमान में आई थिंक इन्फोसिस, HCL टेक शुड पोज गुड सेट ऑफ नंबर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जैसे क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है, जैसे इनकी TCV डील विंस मिल रही हैं, जैसे एक स्कोप है एक्सपेंशन का, स्पेसिफिकली ऑफशोर बोले ऑनशोर बोले, सो यूटिलाइजेशन लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू पिक अप और वैल्यूएशंस भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा पे हमारी एक्यूमुलेटिव रेटिंग है, बट स्ट्रॉन्ग बाइज आर स्टिल ऑन इन्फोसिस, HCL टेक। ओके, इन्फोसिस, HCL टेक जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। और इस पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जो अनिल कह रहे थे कि जो डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, कैश किसके पास सबसे ज्यादा है? इन्फोसिस है, TCS ऑफ कोर्स प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ज्यादा की है, HCL टेक्नोलॉजीज में भी वही स्थिति है। क्या ये एक स्टोरी प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी? क्या आप इसके फेवर में रहेंगे मयूरेश? प्रोबेबिलिटी हो सकता है अर्चित जी, जैसे अनिल जी बता रहे थे, आई थिंक इफ यू लीव असाइड द डिविडेंड एंगल, मुझे लगता है कंपनीज का जो एक स्ट्रॉन्ग कोर फंडामेंटल है, आई थिंक ये बरकरार रहेगा। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट्स कमिंग थ्रू, बट आई थिंक जो स्कोर बिजनेस पर फंडामेंटल्स हैं ये भी एक कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेशक है तो मुझे लगता है आई थिंक दीज कंपनीज कैन परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल एंड एक्सेप्शनली वेल अगले 2 सालों में। तो शायद टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग टर्म का प्ले हमेशा रहा है, अब भी यहाँ पर मौका है, तेजी की पोजीशंस ली जा सकती हैं। बाजार आप देखिए आखिरी 1.5 मिनट कारोबार का 500 पॉइंट की बढ़त के आसपास ही सेंसेक्स दिख रहा है, 580 82 पॉइंट की तेजी। लेकिन आज के जो स्टार परफॉर्मर्स है, जो हीरोज हैं, वो बैंकिंग काउंटर्स ही है। और अगर इंडेक्स वाइज आपको कहना हो कि कौन आज का हीरो है, वो है बैंक निफ्टी। 700 पॉइंट ऊपर यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है और 73 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा जोश आया है PSU बैंक इंडेक्स में, 10% से ज्यादा के गेन। तो आपके सामने वो टॉप गेनर्स लेकर आते हैं जिसमें अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे वो PSU बैंक से जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ICICI बैंक वो निजी बैंक जिसमें अच्छा खासा इजाफा, लेकिन आज अगर वो पूरी थीम उभर कर आई है वो PSU बैंक्स की ही साफ देखने को मिल रही है। इसके बाद आप देखेंगे अदानी पोर्ट एंड SEZ 6% ऊपर। ऑटो कंपनियों में हीरो मोटोकॉर्प लगभग 5% ऊपर है। मारुति में 3.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इन्फोसिस की हम बात कर रहे थे, NTPC, HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, ये दूसरे गेनर्स है आज के ट्रेड में। हालांकि M&M के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनका जो प्लांट है वहां पर एक्साइज की छूट अब बंद होती हुई दिखाई देगी हरिद्वार वाले, और उसका कुछ इम्पैक्ट लगभग 100 बेसिस पॉइंट का आएगा, यानी कि 1% मार्जिन हिट होगा, इसीलिए वो स्टॉक टूटा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, टेक्सटाइल, ITC दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। मिड कैप साइड पर हमने देखा है हैथवे केबल हो, एड लैब्स, मिड कैप फार्मा में मार्क्सन्स फार्मा अब मेरे रडार पर आया जहां पर एक अपर सर्किट पर समाप्ति होती हुई दिखाई दी है। ऑर्किड केमिकल्स, स्ट्राइड, साशून, लिस्ट लंबी है आज तेजी वाले काउंटर्स की। अच्छा दिन है जहां पर लगातार हमने देखा गेन्स बनते हुए दिखाई दिए 2 दिनों से बजट के सीधे बाद। सर्वेंद्र, सवाल यही है, आज 73-74 पर समाप्ति हुई है, अगला पड़ाव क्या होगा निफ्टी के लिए?
देखिए 7450 का एक बहुत क्रूशियल पाइवट है, 7450 7500 दैट वो एक मार्जिन ऑफ एरर था जहां हमने 7530 के आसपास 2-3 लो बनाए थे, उसमें एक 70.1% का अगर मार्जिन ऑफ एरर डालें तो करीब 7450 का एक पिवट आता है, वो मेरा कैलकुलेशन है। तो 7450 के आसपास थोड़ा प्रेशर आएगा, वहां पे इसको डेफिनेटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या ये जो मूव तकरीबन 69 से जो मूव चालू हुआ है वो खत्म हो रहा है और उस मूव का एक छोटा रिट्रेसमेंट 150-200 पॉइंट निफ्टी वो पॉसिबल है, तो डेफिनेटली उस समय वो ट्रेड लेना चाहिए। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर पोटेंशियल वाइज देखें तो ये 2 दिन जो चले हैं सेंसेक्स के, आई थिंक दीज आर द बैक टू बैक आई थिंक द बेस्ट 2 days बैक टू बैक इन द लास्ट 7-8 years 10 years इनफैक्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने वो नंबर्स अभी देखे नहीं है, बट ये 2 दिन इतने बढ़िया हैं। तो अगर आपने कोई एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार किया है तो मेरा ये मानना नहीं है कभी भी कि ये 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन की तेज़ी है और ख़त्म हो जाएगी। मेरा मानना है ये तेज़ी 3 से 6 महीना चलेगी और 7000 के नीचे बाजार शायद नहीं जाएगा। 7000 क्यों, 7200 7250 के नीचे ही अब ये बाजार जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और तकरीबन 3 से 6 महीने ये तेजी मिनिमम चलनी चाहिए। मैं पार्टी या फिर मूड को बिगाड़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखें तो हमारी जो कहानी है उसी पर एक अच्छा स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। फिर FIIs की ओर से जो खरीदारी हुई है उसका सहारा मिला है। यूरोपीय बाजार शांत है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स वहां पर कुछ हल्की सी गिरावट के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत थोड़ी सी फीकी रह सकती है, ये साफ साइन है। मयूरेश, जाते जाते वही क्विकली, अगर डाउ फ्यूचर्स में आज गिरावट रहती है, क्या हम इस आज और कल की तेजी को सस्टेन कर पाएंगे? क्लियरली आई थिंक वॉलेटिलिटी बिल्कुल बरकरार रह सकती है, और जैसे कल डेटा आया था आई थिंक यूएस मार्केट्स, आई थिंक वो एक एनकरेजिंग साइन थी जिसकी वजह से जापानीज मार्केट्स और अलाइड एशियन मार्केट्स चल पड़े थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर माइट बी सम मनी बीइंग टेकन ऑफ टेबल, बट क्लोजिंग क्या आती है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट मुझे लगता है आई थिंक जो उलझान है इंडियन मार्केट्स का, आई थिंक सम पॉजिटिवनेस एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक मार्केट्स में जारी रहनी चाहिए। चलिए, तो शॉर्ट टर्म तेजी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। 7450 का इंतजार इस बाजार में रहेगा अब आज और कल की तेजी के बाद। अच्छा दिन निकला है भारतीय बाजारों में, और आज के दिन फिर स्टॉक 2020 में